lot has happened in Israel, particularly in Gaza, right since October 7, 2023. लेकिन अब जो सीज फायर टॉक्स चल रहे हैं इसराइल और हमास के बीच में, यहाँ पर नेतन्याहू बोल रहे हैं दैट आई वांट दिस फिलाडेल्फी कॉरिडोर। अब इसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान बोल रहे हैं कि देखो दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, आप सीज फायर करना ही नहीं चाहते, आप शांति चाहते ही नहीं हो, दैट्स वाई आप ऐसे डिमांड्स रख रहे हो कि यहाँ से स्मगलिंग होती है तो हमें चाहिए इसका कंट्रोल। नाउ दिस डिनोट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप बिटवीन अरब एंड इजरायली वर्ल्ड। वैसे तो ये कभी भी यहाँ पर इनका पैचअप हुआ ही नहीं था कंप्लीटली, लेकिन देयर वाज अ मूवमेंट टुवर्ड्स पैचअप बिटवीन अरब एंड इजरायली वर्ल्ड, और अब दोबारा ये ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर, इसकी वजह से इंडिया पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं, हाउ इंडिया शुड डील विद दिस ब्रेकअप इफ ब्रेकअप इज एक्चुअली हैपनिंग, एंड वेदर दिस ब्रेकअप कैन रियली हैपन, या फिर यहाँ पर कुछ रियल कॉजेज हैं जो इस ब्रेकअप को अवॉइड करेंगे हैपनिंग से। विल लुक टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस इन टुडेज सेशन। वेलकम एवरीवन। मुद्दा क्या है, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर, दिस इज अ वेरी फेमस बॉर्डर बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल्स गजा। ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है, यहीं से मोस्टली स्मगलिंग के नेटवर्क्स हैं, अंडरग्राउंड टनल्स हैं जहां से मटेरियल पास होता था ताकि गजा जैसे ओपन एयर प्रिजन को सर्वाइव कर सके। बिकॉज एनीवेज गजा वाज एन ओपन एयर प्रिजन, एयर ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है, लैंड ब्लॉकेड है, तो यहीं से सामान आएगा। और अक्टूबर 7 के लिए अटैक्स, रॉकेट्स के, मिसाइल्स के, उसके लिए मटेरियल्स, उसका मटेरियल भी सब यहीं से आया था, और फिर इजराइल पर अटैक हुए थे उनके सिक्योरिटी सिस्टम को ओवरवेलम करने के लिए। ऑलराइट, दैट्स व्हाई नेतन्याहू इज डिमांडिंग कि मुझे इस पर कंट्रोल चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि पूरा गजा का ऑलमोस्ट 40,000 पॉपुलेशन खत्म हो चुका है, गजा पर मोस्टली इजराइल का कंट्रोल है, और अब इजराइल ने ऑपरेशंस कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है अपने हॉस्टेजेस को ढूंढने के लिए, तो हॉस्टेजेस भी मिल रहे हैं, और इजराइल के खुद के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आपने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए सीज फायर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो क्या ऐसा नहीं है कि इजराइल को सीज फायर पर ध्यान देना चाहिए? और एनीवेज जब इतना कुछ हो गया है तो क्या फिलाडेल्फी कॉरिडोर का वाकई रेलेवेंस है? फर्स्ट पॉइंट इज दिस। अब हम आते हैं आगे की बात पर कि कैसे अरब और इजराइल में पैचअप हो रहा था इन लास्ट फ्यू ईयर्स, जो अब ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज A&A, मतलब इब्राहिम अकॉर्ड्स। ये साइन हुए थे 2020 के आसपास, जब इजराइल ने अनाउंस किया कि हमारा ये जो ईस्टर्न एरिया है, वेस्ट बैंक वाला, गजा के ऑपोजिट वाला, यहाँ हम और ज्यादा अभी आएंगे अंदर की तरफ और इलीगल ऑक्यूपेशन करेंगे। इससे यूएई को तकलीफ हुई, यूएई ने बोला मत करो ऐसा, एक काम करो मेरे साथ अकॉर्ड साइन कर लो, तुम्हें फायदा होगा मेरे साथ अकॉर्ड साइन करने से, क्योंकि अरब वर्ल्ड का मैं सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, तो अरब और ज्यूज में फ्रेंडशिप हो जाएगी। ज्यूज भी ऐसा चाहते ही थे कुछ टाइम से, तो दैट्स व्हाई ये कुछ आइडियल ऐसी बोल बच्चन बातें करते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग करेंगे, ह्यूमैनिटी साइंस पर ध्यान देंगे, इंटरफेथ डायलॉग पर फोकस करेंगे, सारी चीजें हैं, राइट। तो इसको यूएस ने आगे प्रोपोगेट करवाया, प्रमोट करवाया। यूएस ने यूएई को बोला कि हम तुम्हें अपने एडवांस्ड फाइटर जेट्स दे देंगे, 50 फाइटर जेट्स तुम हमसे खरीद लेना, लेकिन तुम इजराइल के साथ ये अब्राहम अकॉर्ड्स कर लो। यूएई बोला ठीक है यार, मेरे लिए तो अच्छा है, राइट, मेरा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड्स होते हैं। बाकी कंट्रीज को भी मनाया जाता है, मोरक्को को मनाया जाता है ऐसा करने के लिए कि तुम्हारे लिए हम वेस्टर्न सहारा का कंट्रोल दे देंगे तुम्हें, कि तुम ही इसके इनहेरिटर हो, तुम जो कंट्रोल करके बैठे हो एरिया, उस पर तुम्हारी रिकॉग्नाइज कर देंगे सॉवरेनिटी, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। सूडान को बोला तुम्हें हम टेररिज्म के प्रोपोगेशन से बाहर निकाल देंगे, टैग से, कि तुम टेररिज्म को प्रोपोगेट करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसे करते करते हमने इब्राहिम अकॉर्ड्स में कुछ कुछ प्लेयर्स और डाल दिए, साथ साथ बहरीन भी डाल दिया, छोटा सा प्लेयर जिसको हम दिलमन बोलते थे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, जिनके साथ हम ट्रेड करते थे, उनको भी डाल दिया, ठीक है, वो भी बातों में आ गए। इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद की कैसे कहानी चलती है इसको भी हम देखेंगे। इसके पहले फाउंडेशन बैच का रेफरेंस, इंग्लिश मीडियम करोल बाग, हिंदी मीडियम मुखर्जी नगर, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में, है ना। आप इनमें से किसी भी सेंटर में आ सकते हो, क्लास भी अटेंड करके देख सकते हो, रादर टीचर्स के बारे में भी और जान सकते हो। 15-15 साल पुराने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है जब कोई एक्सपीरियंस टीचर आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता है, आप डिसिप्लिन तरीके से बैठे हो तो आपको चीजें दिमाग में बैठती हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अदर देन दिस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पीरियड के हिसाब से एग्जाम में, प्रीलिम्स और मेंस की फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, प्रीलिम्स में आपको प्रीलिम्स पार करवाएगी, मेंस में रैंक आपको टेस्ट सीरीज से दिलवाएगी। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई उसमें इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर ध्यान देना जरूरी है फॉर अ गुड रैंक, सी साइड पर ध्यान देना जरूरी है ताकि प्रीलिम्स में बैठ ना जाओ अननेसेसरी। सो ये सारी फीचर्स, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारे आपके इसी कोर्स में इंक्लूडेड है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, और सारी चीजों में आप टाइम मैनेजमेंट कर सको, इसके लिए मेंटरशिप का भी कंपोनेंट है, बैलेंस इंश्योर कर सको। तो ये सारी चीजें करते हुए, बैलेंस करते हुए एग्जाम क्लियर करनी है, एंड अलॉन्ग विद दैट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन है। तीनों कोर्सेज के जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कर सकते हो। अदर देन दिस अनअकैडमी ऐप है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, अगेन जिसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, राइट। ऑफलाइन भी आ सकते हो, तीनों सेंटर्स में विजिट कर सकते हो, काउंसलिंग वगैरह कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो आपका यहाँ पर होता है इब्राहिम अकॉर्ड्स, इसको और आगे बढ़ाया जाता है जब यूएस को लगता है कि अरे ये हमारे लिए बहुत पोटेंशियली बेनिफिशियल है। कैसे बढ़ाते हैं? I2U2 से।
इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, 4 लोगों की पार्टनरशिप होती है। इंडिया में इसमें मैन पावर है, इंडिया के पास लेबर है, लैंड है एग्रीकल्चर की। यूएई के पास क्या है, पैसा, पेट्रोडॉलर, ऑयल बेच बेच के। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, टू सम एक्सटेंट पैसा भी है इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में। यूएस के पास दोनों चीजें हैं, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और यूएस दूर से सपोर्ट भी कर रहा है इनको, है ना। अब जब ये अरब और इजरायली वर्ल्ड का पैचअप हो रहा है तो इससे फायदा यूएस का होगा। क्यों? क्योंकि चाइनीज इससे डेटर होंगे। चाइनीज के लिए अब यूएस इससे चाइना पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा बट अगर मिडिल ईस्ट में झगड़े कम होते हैं, क्योंकि यूएस इजराइल का भी अच्छा एली है और यूएई सऊदी अरेबिया का भी अच्छा एली है। दैट्स फर्स्ट थिंग। इससे यहाँ पर दोनों इजराइल और यूएई और यूएस सऊदी अरेबिया इनका भी फायदा होना था। कैसे? क्योंकि अरब वर्ल्ड अब क्या करेगा, इजराइल के साथ पार्टनरशिप करेगा। इजराइल टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है तो ये इनको टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा मॉडर्नाइज करेगा, इनकी एनर्जी सिक्योरिटी विजन्स जो है उनको और पूरा करेगा। ऑयल से ये लोग और टेक्नोलॉजी में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इंडिया के लिए तो फायदा है। तो अब I2U2 के अंदर अच्छी अच्छी चीजें भी हुई थी, जैसे एग्रीकल्चर में इनोवेशन करना और ये सब हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमने BRI को ऑल्टरनेटिव भी सेम पार्टनरशिप से निकाला जब G20 के टाइम पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन हुआ। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया से पास होते हुए यहाँ पर ये यूरोप की तरफ जा रहा है। तो इसका जो हाइफा वाला तक का रीजन है, ये वाला ईस्टर्न वाला रीजन, इससे इंडिया को बेनिफिट मिलता है। हमारे प्रोडक्ट्स इस तरफ जाते हैं, फिर से हमारे प्रोडक्ट्स यूरोप में भी जाते हैं और हमें भी बेनिफिट मिलता है, इन कंट्रीज को भी मिलता है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हमारी तरफ आ पाते हैं। तो ये कॉरिडोर बना एंड सॉर्ट ऑफ इट वाज एन अल्टरनेटिव इन मिडिल ईस्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब इससे एक और कंट्री को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। देखो मिडिल ईस्ट में 3 पोल्स हैं। कौन कौन से पोल्स हैं? 1 इज ज्यूज, 2 इज अरब, 3 इज ईरान। ईरान के शिया पोल अब साइडलाइन हो जाता और यूएस यही तो चाहता था कि ईरान का पोल साइडलाइन हो जाए क्योंकि यूएस एंड ईरान आर आर्क एनिमीज एनीवेज, है ना। अब लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि October 7 का हमास का अटैक आ गया। अब ये ऑफ कोर्स इट वाज फेवर्ड बाय इट्स एजेंसी, इट्स मास्टर कॉल्ड ईरान, और ईरान शायद कंट्रोल हो रहा है आज के टाइम पीरियड पर चाइना से एंड रशिया से। सो दैट्स व्हाई आप देख सकते हो प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर आया, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आई। अब इस इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट सऊदी अरब और अरब वर्ल्ड पर चलता है। यहाँ के जो लोग हैं ये हमेशा से फलस्तीन के लिए सिंपैथी रखते थे। जैसे 1947 का अरब इजरायली वॉर जो हुआ था 1947-48 का, ये इसी सिंपैथी की वजह से यहाँ पर आया था कि फलस्तीनियन लैंड्स को तुम कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रहे हो, दे आर अरब्स, ऐसा मत करो। लेकिन इसमें तो ये हार गए थे, लेकिन ऑफ कोर्स एक सिंपैथी है। अब MBS लोगों के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, लोगों की सिंपैथी के खिलाफ तो नहीं जा पाएंगे। यस ही इज अ डिक्टेटर बट ही आल्सो हैज टू केयर अबाउट डोमेस्टिक ओपिनियन। तो दैट्स व्हाई अब ये स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट इजराइल, और आज के टाइम पीरियड में यही हो रहा है। इनफैक्ट MBS ने ये तक बोला है कि इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, साउथ अफ्रीका क्या करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है क्योंकि नेल्सन मंडेला के टाइम से पैलेस्टीनियंस के साउथ अफ्रीका के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के टाइम से, राइट, ठीक है। तो ICJ में साउथ अफ्रीका जाता है और बोलता है कि देखो इजराइल जो है वो जिनोसाइड कर रहा है। तो ICJ एक प्रोविजनल ऑर्डर देता है इजराइल को कि तुम अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दो, ये सब करना जो भी कर रहे हो, ऑलराइट। तो इतना सब कुछ यहाँ पर मिडिल ईस्ट में हो रहा है। इसका हवाला देते हुए और जिनीवा कन्वेंशन का हवाला देते हुए MBS बोलता है कि इजराइल अब रुक जाए तभी ज्यादा बेटर है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई सऊदी अरेबिया या अरब वर्ल्ड अब अरब्स के बारे में केयर करते हैं या फिर बस ये स्टेटमेंट्स देकर रुक जाएंगे और एक्चुअल में आप जितना भी देख रहे हो I2U2 ये सब सक्सेसफुल होगा? इज इट रियली पॉसिबल? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने ही फलस्तीनियन दोस्तों को अबेंडन कर चुके हैं और बहुत पहले ही कर चुके हैं। इसके प्रूफ्स हैं, समझाती हूँ। देखो क्या होता है, 47-48 में अरब वर्ल्ड होता है, अरब वॉर होता है। अब धीरे धीरे रेफ्यूजीज जॉर्डन के राजा से रिक्वेस्ट करते हैं। जॉर्डन के राजा बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए बॉर्डर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से तुम आ जाओ। तो जॉर्डन के राजा बीइंग द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड इनको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन 70s में यही लोग जो रेफ्यूजीज हैं पैलेस्टीनियंस, ये अगेन ये क्या करते हैं, मारकाट करने लग जाते हैं, जॉर्डन के अंदर किडनैपिंग करने लग जाते हैं। तो जॉर्डन के राजा जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया यही अब दुनिया भर से हाथ जोड़ रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम इन रेफ्यूजीज को एटलीस्ट रख लो। कोई रखने को तैयार नहीं होता, राइट। तो रियलिटी स्ट्राइक करती है कि क्या पैलेस्टीनियंस का नेचर है। इसके बाद से अरब वर्ल्ड में एक सिंपैथी जो थी वो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कैंप डेविड अकॉर्ड्स होते हैं इजिप्ट इजराइल के बीच में। 90s में ऑस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, फेवर्ड बाय यूएस, प्रमोटेड बाय यूएस, बिटवीन इजराइल एंड गजा, इजराइल एंड पैलेस्टीन। तब भी यहाँ पर अरब वर्ल्ड का रोल इतना देखा नहीं जाता। अरब वर्ल्ड बोलता है कि यूएस देख ले। अरब वर्ल्ड यूएस की तरफ ज्यादातर चीजें छोड़ देता है क्योंकि ये जो अरब वर्ल्ड है आपको पता है यहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, मोनार्की चलती है, यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं।
और इसकी मोनार्की के फंक्शन के लिए यूएस बहुत जरूरी है। यूएस बोलता है कि अरब में एक्सेप्शनलिज्म है, अरब वर्ल्ड में, अरब में डेमोक्रेसी चली नहीं सकती, यहाँ पर मोनार्की चलेगी। अब यूएस इन मोनार्की को बैठ के क्यों सपोर्ट कर रहा है जब यूएस डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का गाना गाता है? क्योंकि यूएस चाहता है कि ये जो ऑयल और नेचुरल गैस बेच रहे थे ये यूएस को और अच्छे अच्छे रेट्स में बेचते रहे, राइट, और यूएस इनको डॉलर देता रहे। और यूएस ने यहाँ पर मिलिट्री बेसेस इंश्योर कर रखे हैं सऊदी में भी, अलग अलग जगह से। सो अरब वर्ल्ड को पता है कि अगर यूएस से अलग गए तो यूएस कभी भी हमारे यहाँ कू इंश्योर कर सकता है और हमें टॉपल कर सकता है। एनीवेज यूएस की सपोर्ट की वजह से ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप बची हुई है। सो दैट्स व्हाई अब क्या होता है कि ये आपकी डिक्टेटरशिप यूएस पर छोड़ देंगे इजराइल और फलस्तीन वाले सवाल को, और खुद अलग उठ जाएंगे और खुद एक्सक्यूजेस भी बनाएंगे टू सम एक्सटेंट ऑफ फलस्तीनियन डिसयूनिटी। डिसयूनिटी है, देखो यहाँ पर वेस्ट बैंक में, इजराइल के ईस्ट तरफ वेस्ट बैंक में जॉर्डन रिवर के, यहाँ पर कौन है? फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स लेडेड बाय यासर अराफत। और ऐसे यहाँ पर गजा स्ट्रिप में कौन है? यहाँ पर हमास है 2005 से, राइट। ये दोनों फैक्शंस आपस में लड़ाई करते हैं, सो देयर इज पैलेस्टीनियन डिसयूनिटी। तो अरब वर्ल्ड बोलेगा कि ये दोनों आपस में डिसयूनाइटेड है, तो हम इस झगड़े में पड़ के क्या ही करेंगे, एंड दैट्स ट्रू इटसेल्फ। तो इन सब चीजों का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं अरब वर्ल्ड एनीवेज पैलेस्टीनियन कॉज पर फोकस नहीं कर रहा। ये अभी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन हो सकता है जैसे ही शांति आए तो दोबारा हम देखें कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर राइज हो जाए और फिर से हम न्यू स्पाइस रूट पर चलने लग जाए। लेकिन इसके लिए इंडिया को एफर्ट्स करने पड़ेंगे इन दो कंट्रीज, इन दो फैक्शंस को साथ में लाने के लिए। यूएस अब थक चुका है, ये बात साफ साफ क्लियर है। जो बाइडेन थक चुका है, ये बात साफ साफ क्लियर है। इसलिए यहाँ पर जो भी आएगा, ट्रम्प वगैरह आएगा, he'll try to ensure unity here। रिपब्लिकन्स ने पहले भी कोशिश की है यूनिटी की, लेकिन तब भी हमें इंडिया को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी ताकि हम इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रूशियल प्लेयर बने रहे, राइट। और साथ साथ हमें ईरान के साथ भी रिलेशनशिप बैलेंस करना है, क्योंकि ईरान से हमें एक्सेस मिलता है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान तो कभी हमें एक्सेस देगा नहीं। सो दैट्स व्हाई देयर हैज टू बी वेरी डेप्थ डिप्लोमेसी बाय इंडियन साइड। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा जरूर। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.